Hello friends, good morning to all of you. Friends, in the previous lecture, we have started with the basic theoretical discussion of this particular chapter. And in today's lecture, we will go ahead in that, and today I am going to explain you the concept of inventory taking. Friends, what is inventory taking? Inventory taking क्या होता है ये जानने से पहले friends, first of all give heading inventory taking. Friends, if I want to explain you in easy words, if I want to explain you in easy way that what is inventory taking, then I will tell you that inventory taking means counting of stock at the end of the particular accounting period. जब पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड एंड होने पर हम स्टॉक का वैल्यू जो कैलकुलेट करते हैं, हम स्टॉक का वैल्यू जो गिनते हैं, तो फ्रेंड्स स्टॉक का वैल्यू गिनने की उस प्रोसेस को हम यहां पर इन्वेंटरी टेकिंग कहते हैं. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर. तो फ्रेंड्स पर्टिकुलर ईयर एंड होने पर, पर्टिकुलर पीरियड एंड होने पर जब हम स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम यहां पर इन्वेंटरी टेकिंग कहते हैं. आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर. तो कोई भी आपसे पूछे कि इन्वेंटरी टेकिंग क्या होता है तो आपको उसे मुंह तोड़ जवाब देना है दैट इन्वेंटरी टेकिंग मींस काउंटिंग ऑफ स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक वैल्यू एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड. आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स गिव हेडिंग इन्वेंटरी टेकिंग. उसमें आप मेरे साथ साथ सब चीजें नोट डाउन भी कर सकते हो. यहां पर आपके स्क्रीन के सामने इन्वेंटरी टेकिंग का पॉइंट रखा हुआ है, आप देख सकते हो. यहां पर उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है. ये नवकार स्पाइरल में दिया हुआ एक पैराग्राफ है. आप भी अपनी नवकार स्पाइरल ओपन करके साथ साथ नोट डाउन कर सकते हो. फ्रेंड्स इन्वेंटरी टेकिंग मीन्स, मैं यहां पर साथ साथ नोट डाउन करवा दूं दैट. तो फ्रेंड्स इन्वेंटरी टेकिंग आपने हेडिंग दे दिया हो तो आप यहां पर लिख सकते हो दैट इन्वेंटरी टेकिंग मीन्स इट्स अ कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर period. So inventory taking means calculation of stock at the end of the particular period. यानी पर्टिकुलर पीरियड के एंड पर स्टॉक की गिनती करना, उसे हम यहां पर क्या कहते हैं, इन्वेंटरी टेकिंग. फ्रेंड्स अगर आप ये पैराग्राफ अच्छे से रीड करो तो आपको यहां पर पता चलेगा कि ये लोग इन्वेंटरी टेकिंग में आगे जाके क्या तड़का लगाने वाले हैं. फ्रेंड्स हम थोड़ी देर बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे क्लास वर्क के, और वो क्वेश्चंस टोटली इस इन्वेंटरी टेकिंग के बेस पर ही होंगे. तो फ्रेंड्स वहां पर क्या क्या होने वाला है वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि कॉन्सेप्ट तो ये है कि इन्वेंटरी टेकिंग मीन्स स्टॉक की गिनती करना, बट उसमें आगे जाके क्या तड़का लग सकता है वो मेनली हमें आगे जाके क्लास वर्क के हर एक क्वेश्चन में देखने मिलेगा. यहां पर थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन दे दूं तो फ्रेंड्स कभी कभार ऐसा हो सकता है कि इन्वेंटरी की वैल्यू हम अकाउंटिंग पीरियड के एंड होने के बाद कैलकुलेट करते हैं, या तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम इन्वेंटरी की वैल्यू अकाउंटिंग पीरियड एंड होने से पहले कैलकुलेट करते हैं. सर ऐसा क्यों हो सकता है? मान लीजिए हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड होने वाला है 31 मार्च, बट फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ सम रीजंस हम इन्वेंटरी का वैल्यू 31 मार्च को कैलकुलेट नहीं कर पाए. कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्राइक चल रहा है. स्ट्राइक चल रहा है तो स्ट्राइक के चलते हुए हम 31 मार्च को स्टॉक का वैल्यू नहीं गिन पाए, जो मैंने 31 मार्च एंड होने के बाद गिना. से फॉर एग्जांपल मैंने इन्वेंटरी का वैल्यू गिना 7 अप्रैल को, तो हमने इन्वेंटरी का वैल्यू गिना 7 अप्रैल को, बट क्योंकि मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा था 31 मार्च और मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करने होते 31 मार्च तक के, तो कहना ही से कि उस दिन का यानी कि 31 मार्च का स्टॉक का वैल्यू मेरे पास होना जरूरी है, तो ही मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तरीके से प्रिपेयर कर पाऊंगा. यस और नो? यस सर. तो अब आप मुझे बताइए कि हम 31 मार्च का इन्वेंटरी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें. आप लोगों ने इन्वेंटरी का वैल्यू कौन सा कैलकुलेट किया? 7 अप्रैल का. तो कहना ही से कि आपने जो इन्वेंटरी का वैल्यू कैलकुलेट किया वो 7 अप्रैल का है, वो 7 अप्रैल का है. और क्योंकि आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, तो आपको 31 मार्च का इन्वेंटरी वैल्यू चाहिए. तो नाउ व्हाट यू विल डू, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ये हमें पता नहीं, इट्स ए क्वेश्चन मार्क, बट क्योंकि मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, तो मुझे उसी तारीख का
इन्वेंट्री का वैल्यू चाहिए होता है, तो ही मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो करेगा। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। तो अब आप क्या करोगे, तो यहां पर एक सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो भी मजा आ जाए कि हम क्या करेंगे, तो हम 31 मार्च से लेके 7 अप्रैल के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उनको हम कंसिडर करेंगे। कैन आई से वी हैव टू गो रिवर्स, वी हैव टू गो बैक? यस सर, बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 7th April, and from 7th April we have to find out the inventory value as on 31st March. So we have to go back, we have to go reverse. I hope the picture is very much clear. So what you will do, तो सर रिवर्स जाना है तो बात बहुत इजी है। हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सिंपली 31 मार्च से लेके 7th अप्रैल के बीच में जो भी परचेजेस हुए होंगे उन परचेजेस को हम क्या कर देंगे फ्रेंड्स, माइनस। उसी तरीके से फ्रेंड्स 31 मार्च से लेके 7th अप्रैल के बीच में जो परचेज रिटर्न हुआ होगा उसको हम क्या कर देंगे, प्लस। इन 7 दिनों के बीच में जो सेल्स हुआ होगा, सेल्स, उसको हम क्या कर देंगे, प्लस। बट कौन सी प्राइस पर, तो सेल्स हम ऐड तो करेंगे बट कौन सी प्राइस पर, ऐड कॉस्ट प्राइस। एंड सेल्स रिटर्न हम क्या कर देंगे, डिडक्ट। कौन सी प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस पर। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप क्या लिखे जा रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स थोड़ी देर बाद बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये हुआ पूरे का पूरा रिवर्स प्रोसेस फ्रेंड्स, ये रिवर्स प्रोसेस हुआ। अब हम स्ट्रेट प्रोसेस अगर देखें, स्ट्रेट प्रोसेस, मैं आपको स्ट्रेट प्रोसेस यहां पर पहले बताना चाहूंगा। एक बात फ्रेंड्स याद रखिए, अब हम स्ट्रेट प्रोसेस देखें। ये तो था रिवर्स, ये रिवर्स था। अब हम स्ट्रेट प्रोसेस देखें। मान लीजिए फ्रेंड्स हम किसी रीजन से 31 मार्च को इन्वेंट्री का वैल्यू नहीं गिन पाए, दिस इज क्वेश्चन मार्क। हमने इन्वेंट्री का वैल्यू गिना बट वो अकाउंटिंग पीरियड एंड होने से पहले गिना। मान लीजिए हमने अकाउंटिंग पीरियड एंड होने से पहले इन्वेंट्री गिना और डेट अज्यूम कर लेते 24 मार्च, यानी हमने 24 मार्च को इन्वेंट्री का वैल्यू काउंट किया और वो काउंट करने पर हमें एक पर्टिकुलर फिगर मिल गया होगा कि 24 मार्च को हमारे पास इतना इन्वेंट्री पड़ा हुआ है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो फ्रेंड्स यहां पर क्या हुआ, 24 मार्च को इन्वेंट्री का वैल्यू हमने गिना, तो गिनने पर आपको 24 मार्च का इन्वेंट्री का वैल्यू मिल जाएगा। यस और नो? यस सर। बट क्योंकि अपना अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है 31 मार्च को, तो मेरे पास इन्वेंट्री का वैल्यू भी होना चाहिए 31 मार्च का, जो फिलहाल मुझे पता नहीं है। तो अब आप मुझे बताइए 24 मार्च पर से अगर मुझे 31 मार्च का इन्वेंट्री का वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? तो सर वेरी सिंपल, 24 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में जो भी इन्वेंट्री, जो भी स्टॉक आपने परचेस किया हो वो आप प्लस कर दो, क्योंकि स्टॉक परचेस किया है तो स्टॉक बढ़ेगा। सिमिलरली फ्रेंड्स 24 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में आपने जो भी स्टॉक परचेस किया वापस कर दिया हो, इट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न, तो उसके कारण स्टॉक आपका घटेगा, डिक्रीज होगा, तो परचेज रिटर्न माइनस कर दो क्योंकि इन्वेंट्री हमारा कम हो रहा है। सिमिलरली फ्रेंड्स 24 से लेके 31 के बीच में आपने जो भी स्टॉक सेल किया हो, तो सेल करने के कारण स्टॉक का लेवल क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो सेल्स माइनस कर दो, बट कौन सी प्राइस पर, एट कॉस्ट प्राइस। और इसी 24 से लेके 31 के बीच में फ्रेंड्स अगर सेल किया हुआ स्टॉक वापस आ जाए, सेल्स रिटर्न, तो डेफिनेटली स्टॉक लेवल विल इंक्रीज, स्टॉक बढ़ेगा, तो सेल्स रिटर्न अब क्या कर दो, प्लस। बट सेल्स और सेल्स रिटर्न दोनों कौन सी प्राइस पर लिखना होता है, एट कॉस्ट। अब ये कोई रट्टा मारने की बात नहीं फ्रेंड्स,
परचेज जो होता है वो तो कॉस्ट प्राइस पर ही होता है, पड़तर कीमत गुजरती में बोलते हैं, बट सेल्स जो होता है वो सेल्स प्राइस पर यहां पर रिकॉर्ड नहीं करना होता है, वो आप कॉस्ट प्राइस पर कंसिडर करोगे। इसके पीछे भी रीजन है, इसके पीछे भी लॉजिक है, रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारना चाहो तो मार सकते हो कि सेल्स एंड सेल्स रिटर्न कॉस्ट प्राइस पर अपने को कंसिडर करना है, बट व्हाई, देयर आर सम रीजंस। तो फ्रेंड्स देखेंगे थोड़ी देर बाद रीजन। तो आई थिंक स्ट्रेट प्रोसेस याद रखने में बहुत ईजी होता है कि सर बहुत आसान है, 24 तारीख पर से 31 तारीख का स्टॉक वैल्यू ढूंढना है, तो सिंपली सर 24 से लेकर 31 के बीच में जो परचेस किया होगा वो प्लस कर देंगे, परचेस रिटर्न किया होगा वो माइनस करेंगे। 24 से लेकर 31 के बीच में अगर कोई स्टॉक मैंने सेल किया होगा तो स्टॉक लेवल मेरा घटेगा तो माइनस कर देंगे, और सेल किया हुआ स्टॉक अगर वापस आएगा तो स्टॉक लेवल बढ़ेगा तो हम क्या कर देंगे, प्लस। इट्स कॉल्ड सेल्स रिटर्न। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। अब फ्रेंड्स ये था स्ट्रेट प्रोसेस, 24 पर से 31 पर जाना था। बट रिवर्स प्रोसेस किसको बोलते हैं कि अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ मेरा 31 मार्च को, उसके बाद मैंने स्टॉक का वैल्यू गिना, जो ऊपर वाले केस में था 7 अप्रैल को। अब मुझे 7 अप्रैल पर से रिवर्स गियर में गाड़ी लेके 7 अप्रैल पर से मुझे रिवर्स गियर में गाड़ी लेके 31 मार्च पर पहुंचना था। कहना इसे वो हुआ रिवर्स, यस सर। तो रिवर्स में फ्रेंड्स हर एक चीजें क्या हो जाएगी, रिवर्स। तो जो परचेज प्लस करते थे उसको हम माइनस कर देंगे, सेल्स जिसे हम माइनस करते थे उसे प्लस कर देंगे। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। तो दिस इज द शॉर्टकट, ये आपके लिए शॉर्टकट है याद रखने का तरीका। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो आप देख लीजिए रिवर्स प्रोसेस में हर एक चीज रिवर्स हो गई। अगर आपको ज्यादा दिमाग लगाना ना हो तो परचेज यहां पर क्या हो गए, माइनस, परचेज रिटर्न देख सकते हो क्या होगा, प्लस, सेल्स देख सकते हो प्लस, एंड सेल्स रिटर्न माइनस। तो ये था स्ट्रेट वर्सेस रिवर्स प्रोसेस। इन दोनों को एक साथ देखोगे तो समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स 31 मार्च को एग्जैक्ट हम स्टॉक कैलकुलेट ना कर सके उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। यानी कि 31 मार्च की जगह अगर मैं 7 अप्रैल को स्टॉक गिनता हूं तो ऐसा क्यों हम इतना लेट स्टॉक गिनते हैं, क्यों हम 31 मार्च को स्टॉक नहीं गिन पाते। तो फ्रेंड्स देयर आर वेरियस रीजन। से फॉर एग्जांपल स्ट्राइक इज गोइंग ऑन, अगर बाहर स्ट्राइक चल रहा है तो हम डेफिनेटली उस तारीख को स्टॉक नहीं गिन पाएंगे, तो मैंने लेट स्टॉक गिना। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। से फॉर एग्जांपल हम बीमार हैं तो किस रीजन से हम बिजनेस में नहीं जा पाए तो स्टॉक का वैल्यू नहीं गिन पाएंगे। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। से फॉर एग्जांपल वी आर आउट ऑफ टाउन, वी आर आउट ऑफ स्टेशन, तो उस रीजन से भी हम स्टॉक नहीं गिन पाएंगे। सो देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस बिहाइंड दैट। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। तो रीजन कोई भी हो सकता है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो फ्रेंड्स बेसिकली हम इसी तरीके के क्वेश्चंस बार बार अब देखने वाले, थोड़ी देर बाद हम स्टार्ट करेंगे कि जहां पर इन्वेंट्री का वैल्यू 31 मार्च को कैलकुलेट ना करके या तो उसके बाद या तो उसके पहले कैलकुलेट करेंगे, तो उसको फ्रेंड्स आपको एडजस्ट करके कैसे भी करके 31 मार्च का स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली 31 मार्च को कंप्लीट होता है, तो उसी तारीख का स्टॉक का वैल्यू अगर हमें पता होगा तो ही हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। क्योंकि जब आप ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, तो डेफिनेटली 31 मार्च को जो ट्रेडिंग हमारा एंड हो रहा है तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक भी 31 मार्च का ही चाहिए। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। एंड सिमिलरली बैलेंस शीट जो बनेगा वो बैलेंस शीट भी 31 मार्च का बनेगा। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, पाकू सरवयू गुजराती में बोलते हैं। तो बैलेंस शीट में भी फ्रेंड्स मुझे 31 मार्च का स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर आपने ईयर एंड होने से पहले स्टॉक गिना हो या तो बाद में गिना हो, बट उन वैल्यूज को कैसे भी करके एडजस्ट करना होता है, और एडजस्ट करने के बाद आपको 31 मार्च का स्टॉक वैल्यू कैलकुलेट करना होता है। ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे एडजस्ट करते हो। ये रिवर्स प्रोसेस था जहां पर 7 अप्रैल पर से हमने 31 मार्च का स्टॉक वैल्यू ढूंढा, और स्ट्रेट प्रोसेस था जहां पर 24 मार्च पर से हमने 7 अप्रैल का स्टॉक का वैल्यू 24 मार्च पर से हमने 31 मार्च का स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेट किया। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। तो फ्रेंड्स ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था इन्वेंट्री टेकिंग के रिगार्डिंग। अब इसमें फर्दर और क्या क्या चीजें हो सकती है वो हम क्लास वर्क के क्वेश्चंस के जरिए देखना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखिए। और फ्रेंड्स अगर आप और थोड़ा बहुत डिस्कस करना चाहते हो तो इन्वेंट्री टेकिंग का ये जो पैरा दिया हुआ है उसको अच्छे से आप एक बार रीड कर लीजिए। आइए मैं आपको रीड करा दूं, मेरे साथ साथ आप भी रीड कीजिए। नॉर्मली एंटरप्राइजेज यानी कि बिजनेस एंटिटीज, नॉर्मली एंटरप्राइजेज प्रीफर टू परफॉर्म इन्वेंट्री टेकिंग यानी कि स्टॉक की गिनती करना। तो नॉर्मली एंटरप्राइजेज प्रीफर टू परफॉर्म इन्वेंट्री टेकिंग ऑन अ क्लोजिंग डे, यानी नॉर्मली हम जब हमारा ईयर क्लोज होता है तब ही हम इन्वेंट्री का वैल्यू कैलकुलेट करना प्रीफर करते हैं। हावेवर, फिर भी फ्रेंड्स कभी कभार क्या हो सकता है देख लीजिए आगे। हावेवर समटाइम्स इन्वेंट्री टेकिंग कैन नॉट बी कैरिड आउट ऑन द क्लोजिंग डे, यानी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ईयर क्लोज होने पर हम इन्वेंट्री कैलकुलेट ना कर सके। इट इज कैरिड आउट फ्यू डेज लेटर, थोड़े दिनों बाद,
और एल्स समटाइम्स इवन अ फ्यू डेज अर्लियर, या तो कभी कभार थोड़े दिनों पहले। इन सच अ केस, इस प्रकार के केसेस में फ्रेंड्स, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, एक्चुअल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री का मतलब फ्रेंड्स, मैं यहां पर ये आपको अच्छे से समझाना चाहूंगा। इन सच अ केस, एक्चुअल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, मैं यहां पर आपको समझाना चाहूंगा फ्रेंड्स। एक्चुअल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री मतलब कि जो आपने गिना है वो, विच यू हैव कैलकुलेटेड। इन सच अ केस, एक्चुअल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री मस्ट बी सो एडजस्टेड, उसको एडजस्ट करना होता है कुछ इस तरीके से, सो एज टू रिलेटेड इट टू द एंड ऑफ द ईयर कंसर्न। यानी फ्रेंड्स, आपने जो इन्वेंट्री का वैल्यू कैलकुलेट किया होता है, मान लीजिए आपने 7 अप्रैल को इन्वेंट्री का वैल्यू कैलकुलेट किया, तो फ्रेंड्स अब 7 अप्रैल को मैंने जो भी इन्वेंट्री का वैल्यू कैलकुलेट किया होगा, उस वैल्यू को कुछ उस तरीके से एडजस्ट करना है कि जिसको एडजस्ट करने के बाद मुझे ईयर एंड का, यानी कि 31 मार्च का इन्वेंट्री का वैल्यू मिल जाए। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। फॉर डूइंग सो, ये करने के लिए फ्रेंड्स, इट विल बी नेसेसरी टू टेक इनटू अकाउंट द गुड्स दैट हैव कम इन, यानी कि परचेजेस एंड सेल्स रिटर्न, एंड दोज दैट हैव गॉन आउट, यानी जो गुड्स गए हैं, यानी कि सेल्स एंड परचेज रिटर्न। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। ड्यूरिंग द इंटरवल, जो टाइम गैप है वो, जैसे कि 7 अप्रैल एंड 31 मार्च, दोनों के बीच में जो 7 डेज का गैप है, उन 7 डेज का परचेजेस या तो सेल्स या तो परचेज रिटर्न या तो सेल्स रिटर्न आपको कंसिडर करना रहेगा। सो ड्यूरिंग द इंटरवल बिटवीन क्लोज ऑफ द ईयर यानी कि 31 मार्च एंड द डेट ऑफ एक्चुअल इन्वेंट्री टेकिंग, जिस तारीख को आपने स्टॉक एक्चुअली में गिना है, 7 अप्रैल को गिना हो तो 7 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, यानी कि रिवर्स में जाना है। और अगर 24 मार्च को गिना हो, यानी कि ईयर एंड होने से पहले, तो 24 मार्च से लेकर 31 मार्च, तो इन 6 या 7 दिनों के बीच का जो भी डिफरेंस होगा, जो भी इंटरवल हो, तो उस इंटरवल के दौरान जो भी परचेज किया हो, जो भी सेल्स किया, वो आपको कंसिडर करना रहता है। फर्दर, द एडजस्टमेंट ऑफ ऑल गुड्स मस्ट बी ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। ये सारे के सारे एडजस्टमेंट कौन सी प्राइस पर होंगे? कॉस्ट प्राइस। इसलिए फ्रेंड, सेल्स और सेल्स रिटर्न के साइड में मैंने क्या लिखा हुआ था? कॉस्ट प्राइस। आप देख सकते हो यहां पर सेल्स और सेल्स रिटर्न दोनों के साइड में मैंने क्या लिखा हुआ था? कॉस्ट प्राइस। सर ये क्यों, मतलब ऐसा क्यों? तो फ्रेंड्स, ये तो जानना हो तो बहुत ईजी बात है, लॉजिक भी आप देख सकते हो। चलो एक एग्जाम्पल मैं आपको साइड में यहां पर समझाता हूं, आप ही मुझे आंसर देना प्लीज। नाउ हैव अ लुक। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं यहां पर ये समझा रहा हूं। हमें कौन सा कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स क्लियर करना है कि ये जो इन्वेंट्री टेकिंग वाला कैलकुलेशन हम करते हैं 7 अप्रैल पर से 31 मार्च पर आना, या तो 24 मार्च पर से 31 मार्च पर आना, तो सर वहां पर हम सेल्स और सेल्स रिटर्न कॉस्ट प्राइस पर क्यों कंसिडर करते हैं? जैसे कि इस पैराग्राफ में भी लिखा हुआ था क्लियरली, ये पैराग्राफ में भी लिखा था, ये वाला लाइन आप अंडरलाइन कर सकते हो, यहां पर जो है वो ये वाला, फर्दर द एडजस्टमेंट ऑफ ऑल द गुड्स मस्ट बी ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। बट वाई डज इट सो, ऐसा क्यों, उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। तो वही क्लियर करने के लिए मैं यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए हमने गुड्स टोटल परचेज किए हैं 10,000 रुपीज के। अब जो परचेजेस जो हमने किए होते हैं वो तो डेफिनेटली हमारे लिए कॉस्ट प्राइस ही होता है, क्योंकि जब मैंने परचेज किया होगा तो मैंने प्राइस पे किया होगा, और हमने जो प्राइस पे किया होता है वही हमारे लिए कॉस्ट होता है। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। तो अल्टीमेटली ये परचेज कौन सी प्राइस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर। इतना तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होना ही चाहिए। तो हमने टोटल 10,000 की अमाउंट का परचेज किया हुआ है, यस और नो? यस सर। अब मैं आपसे पूछूं कि, या तो मैं आपको बताऊं नीचे कि आउट ऑफ टोटल परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹6,000 is sold for ₹8,000.
नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना होगा? फ्रेंड्स ये लाइन अच्छे से समझ लीजिए, मैंने क्या लिखवाया हुआ है। आउट ऑफ द टोटल परचेज, यानी टोटल परचेज में से गुड्स कॉस्टिंग, अंडरलाइन द वर्ड केयरफुली, गुड्स कॉस्टिंग, एक एक वर्ड आपके लिए मायने रखता है फ्रेंड्स। गुड्स कॉस्टिंग ₹6,000, यानी 6,000 की कॉस्ट प्राइस वाले गुड्स को हमने कितने में सेल कर दिया? 10,000 में। तो कहना इसे, इसमें ये जो 6,000 है वो मेरे लिए क्या है? ये 6,000 जो है वो है मेरे लिए कॉस्ट प्राइस, वो मेरे लिए कॉस्ट है। और उसी 6,000 की कॉस्ट प्राइस वाले गुड्स को हमने कितने में सेल किया? हमने सेल किया 8,000 में। तो अल्टीमेटली 8,000 मेरे लिए क्या हुआ? कैन आई से इट्स सेलिंग प्राइस फॉर मी? यस सर, 8,000 इज अ सेलिंग प्राइस, यानी 6,000 के गुड्स मैंने 8,000 में सेल किया तो 2,000 प्रॉफिट में अर्न करूंगा। यस और नो? यस सर। बट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे सिंपली पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए फ्रेंड्स? सिंपली देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू इज इक्वल टू, बोलो टोटल परचेज आपने कितने का किया था? 10,000 रुपीज का स्टॉक परचेज किया था, ये रहा। इसमें से क्लियरली यहां पर लिखा हुआ है कि आउट ऑफ द टोटल परचेजेस, यानी टोटल जो मैंने 10,000 का परचेज किया उसमें से गुड्स कॉस्टिंग 6,000 इज सोल्ड फॉर 8,000। अब आप मुझे बताइए 6,000 का स्टॉक मैंने 8,000 में सेल किया। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लोजिंग स्टॉक कितना, तो कुछ लोग क्या बोलेंगे ऐसे कि सर 10,000 परचेजेस माइनस सेल 8,000, तो वो लोग बोलेंगे सर क्लोजिंग स्टॉक आएगा 2,000। इज इट करेक्ट कैलकुलेशन? नो सर, इट्स अ रॉन्ग कैलकुलेशन, इट्स रॉन्ग वन। तो सर करेक्ट कैलकुलेशन क्या है? कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। 10,000 की परचेज में से आपने कितने अमाउंट का स्टॉक सेल किया, कितनी कॉस्ट प्राइस वाला स्टॉक सेल किया? तो 6,000। यस और नो? तो आउट ऑफ टोटल परचेज ऑफ 10,000 यू हैव सोल्ड अ गुड्स कॉस्टिंग 6,000। तो 6,000 का स्टॉक आपने बेचा, कितने में बेचा वो आपका सब्जेक्ट एक्चुअली में है ही नहीं, अगर मुझे सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक जानना हो तो फ्रेंड्स क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन सही कौन सी वाली होगी? आप नीचे देख लीजिए। देयरफॉर आई कैन से करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक शुड बी कैलकुलेटेड इन दिस वे, टोटल परचेजेस 10,000 माइनस सेल, बट कौन सी प्राइस पर? कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि 6,000। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आएगा 4,000 रुपीज। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। दिस इज द करेक्ट अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। हिंदी में भी फ्रेंड्स ग्रामर होता है, जैसे इंग्लिश में ग्रामर वैसे हिंदी में, गुजराती में, सब में ग्रामर। अब यहां पर हिंदी में आपको मैं एक्सप्लेन करवाऊं तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने रुपए का स्टॉक हमने बेचा, कितने रुपए का, देखो हिंदी में मैं यहां पर लिख रहा हूं कितनी, थोड़ा प्रॉब्लम है लिखने में फ्रेंड्स, हिंदी आप समझ जाना। कितनी अमाउंट का स्टॉक, ये का है, कितनी अमाउंट का स्टॉक हमने बेचा, कितनी अमाउंट का स्टॉक हमने बेचा। हिंदी इंग्लिश यहां पर मिक्स है। ये बेचा, और दूसरा क्वेश्चन मैं हिंदी में लिखूं, कितने में बेचा। शांति से दोनों को समझ लीजिए फ्रेंड्स, आपकी काफी सारी परेशानी यहां पर शायद कम हो जाएगी। कितनी अमाउंट का स्टॉक मैंने बेचा,
और कितने में बेचा। फ्रेंड्स, कितनी अमाउंट का स्टॉक हमने बेचा, तो का इज रिप्रेजेंटिंग कॉस्ट प्राइस। तो बोलो कितनी अमाउंट का स्टॉक हमने बेचा, 6,000 रुपए की अमाउंट का हमने स्टॉक बेचा, कितने रुपयों में बेचा। तो कैन आई से में इज रिप्रेजेंटिंग सेलिंग प्राइस, 8,000 में बेचा। तो मेरे लिए काम की चीज कौन सी होती है, का। हमने कितनी अमाउंट का स्टॉक बेचा, कितने में बेचा। आई एम नॉट कंसर्न विद द प्रॉफिट और लॉस। मुझे प्रॉफिट और लॉस जानना ही नहीं है कि कितने में बेचा। व्हाट इज माय सेलिंग प्राइस, मुझे कोई जान के इंटरेस्ट नहीं है। अगर मुझसे सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक पूछा जा रहा है तो क्योंकि मैंने आपसे सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ही पूछा था, तो क्लोजिंग स्टॉक जब आपको पूछा हो तब फ्रेंड्स प्रॉफिट और लॉस से कंसर्न मत रखिए। सिंपली इतना देखिए कि कितने अमाउंट का स्टॉक आपने परचेज किया था, उसमें से कितने अमाउंट का आपने बेच दिया। तो मैंने 10,000 का स्टॉक परचेज किया था, उसी में से मैंने 6,000 का स्टॉक बेच दिया। अब किसको बेचा और कितने में बेचा, व्हाट इज योर सेलिंग प्राइस, वो आपके लिए कोई मायने रखता नहीं है। बिकॉज वी डू नॉट कंसर्न विद द प्रॉफिट और लॉस, वी जस्ट कंसर्न विद द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो out of the total stock of 10,000 we have sold a stock amounting to 6,000, so we can say there will be a closing stock amounting to rupees 4,000. I hope the picture is very much clear. तो फ्रेंड्स इसीलिए सेल्स और सेल्स रिटर्न दोनों हमें कॉस्ट प्राइस पर ही कंसिडर करना होता है जब क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन की बात हो रही होती है तब। आई होप यहां तक की सारी चीजें आपको समझ में आ गई है फ्रेंड्स। ये रिवर्स प्रोसेस समझ लीजिए, स्ट्रेट प्रोसेस समझ लीजिए। रिवर्स प्रोसेस में ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होता है। अगर आपको स्ट्रेट प्रोसेस याद है तो रिवर्स प्रोसेस ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। फ्रेंड्स इतनी चीजें अच्छे से समझ लीजिए, नोट डाउन तो आपने कर लिया होगा मेरे साथ साथ, तो एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। देन वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ क्लास वर्क। थैंक यू फ्रेंड्स। Yes friends, so now we will discuss classwork of inventory chapter, and in that first of all we will start with part A of this classwork which is related to inventory taking, जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए फ्रेंड्स क्लासवर्क में पार्ट ए और पार्ट ए जो इन्वेंट्री टेकिंग के रिलेटेड है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स क्वेश्चन में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो वो रिवर्स प्रोसेस वाला हो सकता है या तो स्ट्रेट प्रोसेस वाला हो सकता है। दोनों ही एक्चुअली में तो इजी ही होते हैं, बट स्ट्रेट प्रोसेस वाला जो क्वेश्चन होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा इजी होता है। स्ट्रेट प्रोसेस यानी कि मान लीजिए हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, तो वहां पर हमने स्टॉक गिना हुआ होगा उससे पहले 24 मार्च या तो 25 मार्च या तो 26 मार्च या तो और कोई भी डेट। तो अगर हमने ईयर एंड होने से पहले स्टॉक गिना होगा, मान लीजिए 24 मार्च जो हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, तो उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, आपके पास 24 मार्च का स्टॉक तो पड़ा होगा, आपको कैलकुलेट करना होगा 31 मार्च का, तो आपको स्ट्रेट आना है। तो सिंपली 24 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में आपने जो भी स्टॉक परचेज किया होगा तो डेफिनेटली स्टॉक बढ़ेगा। सो व्हाट यू विल डू, परचेज आप प्लस करोगे। सिमिलरली परचेज किया स्टॉक अगर आप वापस कर दोगे तो स्टॉक घटेगा, तो व्हाट यू विल डू, माइनस। सिमिलरली फ्रेंड्स अगर आप कोई स्टॉक सेल करोगे तो स्टॉक का लेवल कम होगा, तो व्हाट यू विल डू, माइनस। और सेल किया हुआ स्टॉक अगर वापस आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न, उसे आप क्या कर दोगे, प्लस, क्योंकि स्टॉक लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो ये होता है स्ट्रेट प्रोसेस। रिवर्स प्रोसेस में फ्रेंड्स अगर ज्यादा दिमाग ना चलता हो तो जो भी चीज स्ट्रेट प्रोसेस में आप करते हो उन हर एक चीजों को उल्टा कर दो। यानी स्ट्रेट प्रोसेस में अगर परचेज प्लस होता है तो रिवर्स में परचेज माइनस होगा। ये दिमाग लगाना ही नहीं, एक ट्रिक है जो आप सब लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर स्ट्रेट प्रोसेस में सेल्स माइनस होता है तो रिवर्स प्रोसेस में सेल्स प्लस होगा। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। तो जो भी चीज आप स्ट्रेट प्रोसेस में करते हो फ्रेंड्स, रिवर्स प्रोसेस में उन सबको उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो। आई होप इतना ट्रिक तो आप आजमा सकते ही हो। बट फ्रेंड्स कभी कभार आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे भी मिलेंगे कि जो परचेज या तो सेल्स या तो परचेज रिटर्न या तो सेल्स रिटर्न इनके अलावा के पॉइंट्स होंगे। जब कभी भी परचेज रिटर्न, सेल्स या तो सेल्स रिटर्न, इन चारों के बाहर के पॉइंट्स फ्रेंड्स आएंगे बाहर के, तो तब आप प्लस करोगे या माइनस। जब भी आप इन्वेंटरी का वैल्यू कैलकुलेट करने जाते हो तो तब आप प्लस करोगे या माइनस, तो फ्रेंड्स वहां पर बहुत डिफिकल्टीज होगी। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इन चारों के अलावा के अगर कोई पॉइंट्स आएंगे तो वहां पर डिफिकल्टीज आपको डेफिनेटली फील होगा। और फ्रेंड्स ये नेशनल लेवल प्रॉब्लम है, नौकार लेवल नहीं। तो फ्रेंड्स मैं ये चाहूंगा कि आपके कॉन्सेप्ट जबरदस्त स्ट्रांग हो जाए और कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए आप उसको खेल समझ के फटाफट उसको खेल डालो और वो आपके पास से भाग जाए। मैं ये चाहता हूं फ्रेंड्स।
मीन्स कोई भी क्वेश्चन आपको ज्यादा परेशान ना करे, ये मैं चाहता हूं। तो फ्रेंड्स आप क्या करोगे, तो जो जो मैं चीजें बोलता जा रहा हूं साथ साथ में उसको अच्छे से नोट डाउन करो और समझते भी जाओ। ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया उसके बाद आप नोट डाउन करो, साथ साथ में ही हम नोट डाउन करेंगे। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। तो आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मिसिस प्यारी हु वॉज क्लोजिंग हर बुक्स, होना चाहिए यहां पर हिज बुक्स, इट्स अ प्रिंटिंग एरर। तो मिसिस प्यारी हु वॉज क्लोजिंग हर बुक्स ऑन 31st March 2016, she failed to take the actual stock value which she did only on 9th April 2016। ये पूरे लाइन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मिसिस प्यारी की जिनका अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च, बट किसी रीजन से वो एक्चुअल स्टॉक उस तारीख को नहीं गिन पाए। एक्चुअल स्टॉक का मतलब होता है, मैं अभी से लिख के बता दूं, एक्चुअल स्टॉक का मतलब होता है फिजिकल स्टॉक। आप लोग भी लिख दीजिए फ्रेंड्स, एक्चुअल स्टॉक का मतलब होता है फिजिकल स्टॉक, जो हम गोडाउन में जाके कैलकुलेट करते हैं, जो हम फैक्ट्री में जाके या तो गोडाउन में जाके कैलकुलेट करते हैं, जहां पर स्टॉक हम रखते हैं। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। फ्रेंड्स यहां पर क्या बोला जा रहा है कि मिसिस प्यारी के जिनका अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस मिसिस प्यारी 31 मार्च को स्टॉक कैलकुलेट नहीं कर पाए। शी डिड नॉट कैलकुलेट, शी फेल्ड टू टेक एक्चुअल स्टॉक, ऐसा लिखा हुआ इनफैक्ट शी फेल्ड टू टेक एक्चुअल स्टॉक। यू कैन रीड दैट लाइन, she failed, ये रहा वो लाइन में फिर से अंडरलाइन करवाऊं, she failed to take actual stock and I told you the meaning of actual stock, it's a physical stock। यानी मिसिस प्यारी 31 मार्च को फिजिकल स्टॉक नहीं गिन पाए, which she did, यहां पर लिखा हुआ है which she did, इसका मतलब जो उन्होंने गिना, कब, only on 9th April, यानी उन्होंने फिजिकल स्टॉक 9th अप्रैल को गिना है। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। When it was ascertained by her to be worth rupees 2,50,000 rupees, यानी फ्रेंड्स ये 2,50,000 रुपीज का जो स्टॉक है वो कौन सी डेट का है, वो 9th अप्रैल का स्टॉक वैल्यू है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, मैं सीधा लास्ट लाइन पर जाना चाहूंगा। लास्ट लाइन अंडरलाइन कर दी मेरे साथ साथ। वी हैव टू एसरटेन मतलब क्या, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक, अंडरलाइन दैट वर्ड फिजिकल स्टॉक। वी हैव टू कैलकुलेट फिजिकल स्टॉक एज ऑन 31st मार्च 2016। फ्रेंड्स फिजिकल स्टॉक की जगह अगर आपको स्टॉक एज पर बुक्स पूछा जाए तो आपका आंसर चेंज हो सकता है। फिर से एक बार बोलना चाहूंगा, फिजिकल स्टॉक की जगह अगर स्टॉक एज पर बुक्स बोला जाए या तो स्टॉक एज पर बुक्स पूछा जाए तो हमारा आंसर चेंज हो सकता है। आंसर में वेरी, आंसर में चेंज। सर मतलब आप क्यों ऐसा बोल रहे हो कि फिजिकल स्टॉक की जगह स्टॉक एज पर बुक्स पूछा होता तो आंसर चेंज हो सकता है? फ्रेंड्स वेरी सिंपल, जब ये हम पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं फ्रेंड्स। अगर मैं आपसे बताऊं कि अगर मैं आपसे बोलूं, एक सिंपल एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा कि हमने गुड्स परचेज किए, तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं गुड्स परचेज करूंगा तो वो गुड्स कहां कहां पर आएंगे। तो मैं बेसिकली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये समझाने जा रहा हूं। तो जब हम गुड्स परचेज करते हैं फ्रेंड्स तो वो दो जगहों पर आ सकते हैं। एक तो अकाउंटिंग बुक्स में, यानी कि हमारे अकाउंट्स में हमारी बुक्स में, अकाउंट्स में या तो हमारी बुक्स में। वो कैसे आएंगे? तो कहना इसे विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्डिंग, विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्डिंग। तो जैसे ही आप इन ट्रांजैक्शन को या तो परचेज को रिकॉर्ड कर दोगे तो वो कहां पर रिकॉर्ड हो जाएगा? हमारी बुक्स में या तो हमारे अकाउंट्स में। यस और नो? यस सर। तो जब आप गुड्स परचेज करते हो तो एक तो वो आता है आपके अकाउंट्स में या तो बुक्स में विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्डिंग। आई होप दैट पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। और दूसरा फ्रेंड्स, जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो वो आएंगे हमारे गोडाउन में। यस और नो? यस सर। ये गोडाउन में जो आता है ना फ्रेंड स्टॉक, उसे हम कहते हैं फिजिकल स्टॉक। पहले पिक्चर क्लियर करो। अब मान लीजिए फ्रेंड्स कि हमने गुड्स परचेज किया टोटल 10,000 का। यस और नो? यस सर। अब मान लीजिए सामने मुझे इनवॉइस यानी कि बिल, मुझे बिल भी मिल गया 10,000 का। तो मैं अकाउंट्स में यानी कि बुक्स में रिकॉर्ड कितने से करूंगा?
10,000 से, यस और नो? यस सर। तो मेरे अकाउंट्स में स्टॉक कितने से दिखाई देगा? 10,000 से, यस सर। मेरी बुक्स में 10,000 से स्टॉक खड़ा होगा, यानी जब आप अकाउंट्स ओपन करोगे तो आपको अकाउंट्स में स्टॉक दिखाई देगा 10,000, यस और नो? यस सर। बट मान लीजिए इसमें से 2,000 के गुड्स का डिलीवरी अभी तक आपको मिला ही नहीं है, वो अभी भी इन ट्रांजिट है, अभी भी वो स्टॉक रास्ते में है। तो आप मुझे बताइए 10,000 का परचेस तो किया, बट 2,000 रुपीज का स्टॉक अभी भी रास्ते में है, अभी भी उसका डिलीवरी आपको मिला नहीं है। तो मुझे बताइए गोडाउन में अभी तक कितना स्टॉक आ गया होगा? तो गोडाउन में अभी तक आ गया होगा 8,000 का स्टॉक, यस और नो? यस सर। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। तो अब आप मुझे बताइए, जब 31 मार्च को मैं आपसे पूछूं स्टॉक एज पर बुक्स, तो आपको क्या आंसर देना चाहिए? सर स्टॉक एज पर बुक्स वो आना चाहिए 10,000, क्योंकि बुक्स में जो रिकॉर्डिंग होता है वो हम इनवॉइस के माध्यम से रिकॉर्ड करते हैं, बिल के माध्यम से रिकॉर्ड करते हैं। बिल कितने का मिला? 10,000 का, तो बुक्स में एंट्री भी बिल के मुताबिक ही होगी 10,000 की, यस और नो? यस सर। और एक्चुअली में आपको बिल 10,000 का मिला है, तो उस गुड्स के ओनर आप ही हो, तो आपके बुक्स में कितने का स्टॉक दिखाई देना चाहिए? 10,000, जो दिखाई भी दे रहा है क्योंकि हमने रिकॉर्ड भी 10,000 से कर दिया। बट फ्रेंड्स डिलीवरी 2,000 का तो मिला ही नहीं है, तो मुझे डिलीवरी मिल कितने का गया? 8,000 का, और वही 8,000 का स्टॉक कहने से मेरे गोडाउन में पड़ा होगा, यस सर। तो अगर आपसे पूछा जाए फिजिकल स्टॉक, अगर आपसे पूछा जाए फिजिकल स्टॉक एज ऑन 31 मार्च, तो आप क्या बोलोगे? 8,000। आई होप दैट पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। तो आपसे स्टॉक एज पर बुक्स पूछा जाए तो 10,000, बट फिजिकल पूछा जाए तो 8,000। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। तो फिजिकल स्टॉक क्वेश्चन में लिखा होगा तो फ्रेंड्स आंसर मेरा अलग आएगा, या तो स्टॉक एज पर बुक्स लिखा होगा तो आंसर अलग आ सकता है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आंसर अलग ही आएगा, बट आंसर अलग आ सकता है। यहां पर दूसरा पिक्चर भी हो सकता था कि 10,000 का परचेस किया और पूरे का पूरा 10,000 का डिलीवरी मिल गया, तो गोडाउन में भी कितना होगा? 10,000 ही होगा इन दैट केस। तो एज पर बुक्स भी 10,000 और गोडाउन में भी 10,000, तो दोनों सिमिलर भी हो सकता है, बट दोनों डिफरेंस भी हो सकता है। दैट आई वांट टू कन्वे यू। आई होप दैट पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। तो ये चीज फ्रेंड्स आपको याद रखनी है कि फिजिकल स्टॉक एंड स्टॉक एज पर बुक्स दोनों में फर्क हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 को आगे रीड करें। अब देखो, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एक तो हमें ये 2,50,000 का जो स्टॉक दिया था वो 9 अप्रैल का था, और वो भी कौन सा स्टॉक था? एक्चुअल स्टॉक था, यानी कि वो भी फिजिकल स्टॉक था। तो 9 अप्रैल का फिजिकल स्टॉक दिया है, यानी कि आपको पहले तो पिक्चर एकदम क्लियर करना है दिमाग में कि ये सब क्या है, तो ही इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे फ्रेंड्स, अदरवाइज दे विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो हम ट्राई करेंगे कि हम इनको इजी बनाएं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। मेरे साथ साथ हर एक चीज नोट डाउन करते रहना है, और वीडियो लेक्चर में कहीं पर भी गायब होना नहीं है, जगह से खड़े नहीं होना है। हर एक चीज सुननी है पहले, और बाद में ही जब क्वेश्चन खत्म हो उसके बाद ही आपको टी कॉफी ब्रेक जो भी लेना हो आप ले सकते हो। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब फ्रेंड सुनिए, मुझे 9 अप्रैल का फिजिकल स्टॉक दिया हुआ है 2.5 लाख रुपया, और 31 मार्च का फिजिकल स्टॉक ही ढूंढना है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन के लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। तो फिजिकल स्टॉक इज अवेलेबल, बट वो 9 अप्रैल का है, और 9 अप्रैल के बेस पर से मुझे 31 मार्च का स्टॉक कैलकुलेट करना है। तो कहना इसे वी हैव टू गो रिवर्स। यस सर, वी हैव टू गो रिवर्स। तो रिवर्स में परचेस क्या करेंगे? रिवर्स में परचेस करेंगे माइनस, सेल्स करेंगे प्लस। ये हुआ शॉर्टकट। यहां पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो मैं एक शॉर्टकट से भी करवाऊंगा और थोड़ा दिमाग भी आपका लगवाने का मैं ट्राई करूंगा, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और दिमाग थोड़ा खुल जाए। आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। गिव हेडिंग क्वेश्चन नंबर 1 इन क्लास वर्क। सबसे पहले मैं यहां पर छोटा सा फॉर्मेट ड्रॉ करना चाहूंगा फ्रेंड्स। Okay friends, the format is ready. Particulars and amount rupees. अब ऊपर मैं हेडिंग में क्या दे दूं? तो जो मुझे कैलकुलेट करना है उसका मैं हेडिंग दे दूं। तो फिजिकल स्टॉक
एज ऑन 31st March 2016, ये हमें कैलकुलेट करना है। यस और नो? यस सर। अब फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन में एक कॉमन प्रोसेस से हम जाएंगे। कौन सी कॉमन प्रोसेस? सुन लीजिए शांति से। जो भी स्टॉक वैल्यू आपको एग्जैक्टली दिया होगा वो आप यहां पर लिखोगे। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, स्टेप नंबर 1। ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली आपको क्या दिया हुआ है, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन स्टार्ट करना नामुमकिन है फ्रेंड्स। तो स्टेप नंबर 1 जो हमें एक्चुअली में दिया हुआ है वो यहां पर लिख देंगे। तो बोलो आपको जो 2,50,000 रुपीज का स्टॉक दिया हुआ है वो क्या है, वो एग्जैक्टली यहां पर लिख देंगे। तो मैं यहां पर लिख दूं, ये है फिजिकल स्टॉक। सोच रहे ना, फिजिकल मतलब जो गोडाउन में पड़ा हो वो, यानी 9 अप्रैल को हमारे गोडाउन में 2.5 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा है। फिजिकल स्टॉक एज ऑन 9 अप्रैल 2016। यस और नो? यस सर। ये स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में आप इस फॉर्मेट के एंड पर जाओगे और एग्जैक्टली क्या ढूंढना है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं स्टेप नंबर 2 मैं लिखूंगा एग्जैक्टली जो मुझे ढूंढना है। बोलो क्या ढूंढना है सर? स्टेप नंबर 2 में एग्जैक्टली हमें ढूंढना है फिजिकल स्टॉक एज ऑन 31st March 2016। ये हमें ढूंढना है। यस, ओके। तो चलो स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 दोनों लिख लिया। स्टेप नंबर 1 में क्या लिखोगे? जो एग्जैक्टली क्वेश्चन में प्रोवाइड किया हुआ हो, और स्टेप नंबर 2 में क्या लिखोगे? जो एग्जैक्टली हमें कैलकुलेट करना हो वो। आई होप यहां तक की सारी चीजें क्लियर है। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन में हम वापस जाएंगे और 1 बाय 1 हर एक चीजों को हम स्टडी करेंगे। अब फ्रेंड्स यहां पर पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है वो देख लेते हैं। इट वॉज फाउंड दैट sales are entered in the sales book, मतलब का अकाउंटिंग रिकॉर्ड। इट वॉज फाउंड दैट सेल्स आर एंटर्ड इन द सेल्स बुक ऑन द सेम डे ऑफ डिस्पैच। डिस्पैच मतलब कि डिलीवर करना, यानी कि फ्रेंड्स जिस दिन आप गुड्स डिलीवर करोगे उसी दिन वो सेल्स बुक में भी रिकॉर्ड हो जाएंगे। इसका मतलब क्या फ्रेंड्स? इसका मतलब आपको पिक्चर ये सब पिक्चर भी क्लियर होने चाहिए फ्रेंड्स। इसका मतलब ये होता है कि जब आप गुड्स सेल करोगे तो वो क्या ना, इसे गुड सेल करने पर वो 2 जगहों से जा सकते हैं। जैसे परचेज के केस में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, वैसे ही सेल्स में भी 2 केसेस पॉसिबल है फ्रेंड्स। कि जैसे ही गुड्स सेल होंगे आप उसको कहां पर रिकॉर्ड करोगे? अकाउंट्स के अंदर, बुक्स में। और जैसे ही बुक्स में आप रिकॉर्ड करोगे सेल को, तो क्या ना इसे स्टॉक लेवल विल डिक्रीज। यस सर। तो अकाउंट्स में या तो बुक्स में आप क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे। तो क्या ना इसे स्टॉक कहां से चला जाएगा? स्टॉक चला जाएगा बुक्स में से। बुक्स में से स्टॉक चला जाएगा। सेल जैसे ही रिकॉर्ड करोगे बुक्स में से स्टॉक चला जाएगा। और दूसरा स्टॉक कहां से जाता है? तो क्या ना इसे गोडाउन में से, दूसरा गोडाउन में से जाएगा। तो जब भी आप स्टॉक सेल करोगे तो या तो वो अकाउंट्स में से यानी कि बुक्स में से जाएगा, और दूसरा वो गोडाउन में से जा सकता है। यस और नो? यस सर। गोडाउन में से स्टॉक जाने का मतलब क्या? फिजिकल स्टॉक विल डिक्रीज। फिजिकली वो स्टॉक आपके पास से चला जाएगा। अब मैं यहां पर कॉस्ट प्राइस पर आपको बता रहा हूं। कॉस्ट प्राइस पर मान लीजिए आपने 5,000 की कॉस्ट प्राइस वाला गुड सेल कर दिया 6,000 रुपीज में। अब जैसे ही इसको आप बुक्स में रिकॉर्ड कर दोगे, जैसे आप सेल्स को बुक में रिकॉर्ड कर दोगे, तो कहना इसे 5,000 का जो स्टॉक होगा वो बुक में से चला जाएगा। यस सर। तो आपके बुक में से क्या हो जाएगा फ्रेंड? योर स्टॉक विल रिड्यूस बाय 5,000 फ्रॉम बुक्स। यस और नो? यस सर। बट
एक और चीज मैं यहां पर आपको एज्यूम करवा रहा हूं कि 5000 का स्टॉक मैंने बेच दिया 6000 रुपए में, बट मान लीजिए उसमें से 1000 की कॉस्ट प्राइस वाला गुड्स, मैं अभी भी कॉस्ट बोल रहा हूं, उसमें से 1000 की कॉस्ट प्राइस वाले गुड्स को अभी तक मैंने डिलीवर किया ही नहीं है। आप इनवॉइस को देखो, अगर आप बिल को देखो तो बिल के मुताबिक मैंने कितने रुपए का सेल किया, बिल के मुताबिक मैंने 6000 रुपीज का सेल्स किया। दिस इज माई सेलिंग प्राइस। यानी अगर आप बिल के मुताबिक देखो, अगर आप इनवॉइस के मुताबिक देखो तो मैंने पूरे का पूरा 5000 की कॉस्ट प्राइस वाला स्टॉक 6000 में बेच दिया। तो मैं बुक्स में भी रिकॉर्ड कितने से करूंगा, पूरे का पूरा एज ए सेल्स में रिकॉर्ड कर दूंगा 6000 से। इसका मतलब बुक्स में स्टॉक कितने रुपए का कम हो जाएगा, 5000 की कॉस्ट प्राइस वाला स्टॉक। जब मैं स्टॉक की बात करूंगा तो कॉस्ट प्राइस पर बोलूंगा, तो 5000 की कॉस्ट प्राइस वाला स्टॉक क्या हो जाएगा बुक्स में से कम, यस और नो? यस सर। अब एक और चीज मैं आपको बोल रहा हूं, बट उसमें से मान लीजिए 1000 की कॉस्ट प्राइस वाला गुड्स अभी तक हमने डिलीवर किया है ही नहीं। यानी क्या ना इसे कि टोटल आपने जो 5000 की कॉस्ट प्राइस वाला गुड्स बेचा, बट उसमें से क्योंकि 1000 का तो अभी तक हमने डिलीवर किया ही नहीं है, तो वो अभी भी किसके पास पड़ा होगा? सर वो अभी भी हमारे पास ही पड़ा होगा। तो मुझे बताइए गोडाउन में से कितने रुपए का स्टॉक गया होगा? सर गोडाउन में से स्टॉक गया होगा क्या ना इसे 4000 रुपीज का। यस सर। तो जब बुक्स की बात की जाएगी तो बुक्स में से स्टॉक कितना कम होगा? 5000। बट जब गोडाउन की बात की जाए तो गोडाउन में से स्टॉक कितना कम होगा? 4000। आई होप दैट पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। तो ये फिजिकल एंड एज पर बुक्स, ये सारी चीज आपको एज इट इज एंड तक याद रखनी पड़ेगी। फ्रेंड्स यहां पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो पहला पैराग्राफ है, ये वाला, मतलब अभी जो पढ़ रहे थे वो पैराग्राफ की मैं बात कर रहा हूं, दिस वन। उसमें क्या बोला जा रहा है, फिर से अच्छे से आप अंडरलाइन कर लो। इट वॉज फाउंड दैट सेल्स आर एंटर्ड इन द सेल्स बुक, यानी बुक में आप कब रिकॉर्ड करोगे? तो ऑन द सेम डे ऑफ डिस्पैच, यानी जिस दिन आप डिलीवर करोगे उसी दिन रिकॉर्ड कर दोगे। यानी पहले डिलीवरी होती है, पहले हम गुड्स को डिलीवर करते हैं, उसके बाद हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। आई होप दैट पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। तो कहना इसे कि वी विल रिकॉर्ड इन द सेल्स बुक ऑन द सेम डे ऑफ डिस्पैच। इसका मतलब जैसे डिलीवर होगा, जैसे स्टॉक गोडाउन में से जाएगा, वैसे आप सेल्स बुक में भी रिकॉर्ड करोगे। तो जैसे ही सेल्स बुक में रिकॉर्ड करोगे वैसे ही बुक्स में से भी स्टॉक क्या हो जाएगा? कम। तो फ्रेंड्स दोनों जगहों पर एक साथ स्टॉक कम होगा, गोडाउन में से भी कम होगा और बुक्स में से भी कम होगा। आई होप दैट पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। आगे देखिए फ्रेंड्स, एंड रिटर्न्स इनवर्ड, इसका मतलब सेल्स रिटर्न, यानी बेचा हुआ स्टॉक जो वापिस आए। एंड रिटर्न्स इनवर्ड इन द रिटर्न्स बुक एज एंड व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड बैक, यानी जैसे ही बेचे हुए गुड्स आपको वापस मिल जाएंगे, इमीडिएटली आप उसको रिटर्न्स इनवर्ड बुक में भी रिकॉर्ड कर लोगे। यानी फ्रेंड्स एक साथ दो जगहों पर गुड्स वापस आएगा, एक तो बुक्स में और दूसरा गोडाउन में। आई होप दैट पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। बट फ्रेंड्स परचेजेस के मामले में ये पिक्चर अलग होने जा रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आगे का लाइन बोलेगा, पढ़िए आगे। परचेजेस आर एंटर्ड इन द परचेज बुक वंस द इनवॉइसेस आर रिसीव्ड। वंस द इनवॉइसेस आर रिसीव्ड, इसका मतलब क्या? एक बार बिल मिल गया, उसके बाद हम उसको डायरेक्टली उसको कहां पर रिकॉर्ड कर देंगे? परचेज बुक में। यानी गुड्स फिजिकली हमें मिले या नहीं मिले वो कोई मायने नहीं रखेंगे। आई होप दैट पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। देखो सेल्स के केस में क्या था? सेल्स विल बी रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक ऑन द सेम डे ऑफ डिस्पैच। डिस्पैच यानी कि डिलीवर, जिस दिन गुड्स डिलीवर करोगे यानी गोडाउन में से जाएंगे, हम सेल्स बुक में भी रिकॉर्ड कर देंगे। यानी गुड्स दोनों जगहों से जाएंगे, गोडाउन में से भी और बुक्स में से भी। सेम टू सेम सेल्स रिटर्न में इट इज रिकॉर्डेड इन द रिटर्न्स इनवर्ड बुक एज एंड व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड बैक। यानी जैसे गुड्स वापस मिल जाएंगे, जैसे गुड्स फिजिकली गोडाउन में आ जाएंगे, हम उसको बुक्स में भी रिकॉर्ड कर देंगे। यानी दोनों जगहों पर एक साथ आ जाएगा स्टॉक, गोडाउन में भी और बुक्स में भी। बट परचेज के मामले में कुछ अलग बोला जा रहा है, दैट परचेजेस आर एंटर्ड इन द परचेज बुक। बुक की बात हो रही है फ्रेंड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। परचेजेस आर एंटर्ड इन द परचेज बुक वंस द इनवॉइसेस आर रिसीव्ड। गुड्स मिले कि नहीं मिले वो तो बोला ही नहीं है। वंस इनवॉइसेस आर रिसीव्ड, यानी एक बार बिल मिल गया, एक बार इनवॉइस मिल गया, बुक में परचेज रिकॉर्ड कर देना, दैट्स इट। अब उसी को फ्रेंड्स आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या क्या पॉइंट आगे बोले जा रहे हैं, आपको देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट वॉज फाउंड दैट सेल्स बिटवीन 31 मार्च एंड 9 अप्रैल, आपको इन 9 डेज का कुछ ट्रांजेक्शन्स दिया हुआ है, 9 दिनों के बीच के कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए हुए, हम उनको कंसिडर करना है। 31 मार्च से लेकर 9 अप्रैल तक के कुछ ट्रांजेक्शन्स। और क्योंकि हमें रिवर्स जाना है, तो अगर आपको शॉर्टकट से जाना हो तो रिवर्स में परचेज क्या करेंगे? माइनस, और सेल्स क्या करेंगे? प्लस। बट कभी कभार फ्रेंड्स ये शॉर्टकट काम करना बंद कर देंगे। मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्टकट काम करना कब बंद करेंगे। वहां पर आप अंधाधुंध फायरिंग नहीं कर सकते हो, वहां पर दिमाग की जरूरत पड़ने वाली है। आइए आगे बढ़ते हैं। इट वॉज फाउंड दैट सेल्स, ठीक है,
इट वॉज फाउंड दैट सेल्स बिटवीन 31st मार्च एंड 9th अप्रैल एज पर द सेल्स बुक, ये सेल्स बुक के मुताबिक है, तो कहना ही से डेफिनेटली ये मेरा कौन सा प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस, क्योंकि ये सेल्स बुक के मुताबिक है। कितना, तो 17,200। अब ये सेलिंग प्राइस है, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, थ्योरी में भी हमने डिस्कस कर लिया कि जब भी आप स्टॉक की कैलकुलेशन के लिए जाओगे तो हम सेल्स प्राइस को किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस्ट में, क्योंकि जब भी हम स्टॉक की वैल्यू गिनने जाएंगे तो हमें सारे के सारे एडजस्टमेंट्स कॉस्ट प्राइस पर ही देखने रहेंगे। अब ये तो सेलिंग प्राइस है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस में, और कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ हिंट अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे कि वहां पर हिंट, यहां पर हिंट कौन सी अवेलेबल है, रेट ऑफ प्रॉफिट इज 33.33% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर 33.33, तो आप अंधाधुंध 17,200 के ऊपर ये परसेंटेज अप्लाई कर सकते नहीं हो, क्योंकि 17,200 है वो है सेलिंग प्राइस, और ये जो परसेंटेज दी है वो 33.33 ऑन कॉस्ट बोला है। तो सर हम क्या करें, तो यहां पर मैं एक छोटा सा वर्किंग नोट बना दूं इस क्वेश्चन नंबर 1 के रिलेटेड, जो आप भी नोट डाउन कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 1 के रिगार्डिंग वर्किंग नोट जो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा मेरे साथ साथ, तो वर्किंग नोट, इन दैट वर्किंग नोट नंबर 1, सेल्स कौन सी प्राइस पर, एट अ कॉस्ट प्राइस, यानी जो स्टॉक हमने बेचा उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी वो हमें ढूंढनी है। तो सर क्या करें, सबसे पहले जो आपको ग्रॉस प्रॉफिट का रेट बोला हुआ इट्स 33.33% ऑन कॉस्ट, ऐसा बोला हुआ है, तो हम एक काम करेंगे, लेट अज्यूम कॉस्ट इज इक्वल टू 100 रुपीज। अब प्रॉफिट बोला हुआ है 33.33 ऑन कॉस्ट, तो 33.33 ऑन कॉस्ट, कॉस्ट को हमने अज्यूम किया 100 का 33.33 अगर आप करोगे तो इट विल बी 33.33 रुपीज ओनली। सो नाउ कैन आई से माय सेलिंग प्राइस विल बी 133.33, यस सर। नाउ व्हाट यू विल डू, इसी चीज को अपना हथियार बना लो। जब मेरी सेलिंग प्राइस 133.33 तब मेरी कॉस्ट प्राइस 100, तो यहां पर आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 17,200, देन व्हाट विल बी योर कॉस्ट प्राइस, अप्लाई योर कैलकुलेटर, 17,200 इन 200, अगर आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए और नजदीक का आंसर चाहिए तो डिवाइडेड बाय 133.33333 इनफाइनाइट कीजिए, तो 17,200 इन 200 डिवाइडेड बाय 133.33333 इनफाइनाइट, लिखते रहिए कैलकुलेटर में, तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स 12,900 रुपीज। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर यहां पर आपने क्यों कैलकुलेटर में 133.3333333 इनफाइनाइट लेने को बोला, क्योंकि फ्रेंड्स जब मैं बोलता हूं 100 रुपीज कॉस्ट अज्यूम किया और उसका 33.33% आप कैलकुलेटर यूज करोगे तो 100 का 33.33 इट विल बी 33.33333 इनफाइनाइट हो, तो हम उसको रेस्ट्रिक्ट करके 2 डेसिमल तक ही रखते हैं, यानी हम 33.33 बोलते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट 33.33 एग्जैक्टली, इट इज 33.3333 इनफाइनाइट। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। तो अगर आपको एक्यूरेट आंसर लाना है तो कैलकुलेटर में क्या कीजिए, कैलकुलेटर में 133.333333 इनफाइनाइट से डिवाइड कीजिए, यू विल गेट 100% प्रॉपर एंड एक्यूरेट आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू। तो ये हमने ढूंढ लिया फ्रेंड्स सेल्स एट अ कॉस्ट प्राइस। अब हम क्या करेंगे, देखो पहले शॉर्टकट से, क्योंकि रिवर्स जाना है 9 अप्रैल पर से 31 मार्च का स्टॉक वैल्यू आपको ढूंढना है, तो रिवर्स में सेल्स क्या होता है, प्लस, तो शॉर्टकट क्या बोलता है, सेल्स प्लस कर दो, तो उसको यहां पर मैं कर दूंगा प्लस, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, बट सेल्स कौन सी प्राइस पर, एट कॉस्ट प्राइस एज पर वर्किंग नोट नंबर 1, आप देख सकते हो, तो ये आ जाएगा 12,900। अब आप में से कोई स्टूडेंट जानना चाहे कि सर मुझे लॉजिक जानना है, शॉर्टकट में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, सर सेल्स क्यों ऐड किया जाता है, तो आप अपने आप से 2 सवाल पूछिए। जब तक इस तरीके के क्वेश्चन आप पढ़ोगे क्लास वर्क के अंदर, तब तक आप ये 2 क्वेश्चन अपने आप से पूछ सकते हो और समस्या का समाधान पा सकते हो। यानी जब कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन में अटक जाओ या तो रुक जाओ, तो आपको यही 2 क्वेश्चन पूछने हैं और आगे बढ़ना है, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। तो जब आप अटक जाओ, जब आप रुक जाओ, तो ये ब्रह्मास्त्र छोड़ देना है। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। आइए फ्रेंड्स, ब्रह्मास्त्र छोड़े और क्या है, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऊपर यानी कि स्टेप नंबर 1 में और दूसरा क्वेश्चन नीचे यानी कि स्टेप नंबर 2 में। यहां पर 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नथिंग एल्स। देखो पहला क्वेश्चन मैं पूछूं, पहले मुझे जनरल क्वेश्चन के आंसर दीजिए
ये 12,900 का स्टॉक हमने कब बेचा, तो कहना इसे इट्स अ सेल्स बिटवीन 31 मार्च टू 9 अप्रैल। यस सर। तो अब आप मुझे बताइए, अगर मैंने इसको 31 मार्च से 9 अप्रैल के बीच में बेच दिया तो क्या ये 12,900 की कॉस्ट प्राइस वाला स्टॉक 9 अप्रैल को क्या ये स्टॉक फिजिकली मेरे गोडाउन में होंगे? सोच के आंसर दीजिए। जवाब आएगा नो सर। 9 अप्रैल को गोडाउन में कैसे हो सकता है? क्योंकि आपने उसको 31 मार्च से 9 अप्रैल के बीच में तो सेल कर दिया, तो ये 9 अप्रैल को आपके गोडाउन में हो सकता नहीं है। तो ये 12,900 वाला स्टॉक डेफिनेटली इसमें नहीं है। किसमें? इस 2,50,000 के अंदर नहीं है। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। क्योंकि ये 2,50,000 तो क्या है? 9 अप्रैल का टोटल फिजिकल स्टॉक, हमारे गोडाउन में इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, बट ये 12,900 का स्टॉक तो हमने 31 मार्च से 9 अप्रैल के बीच में सेल कर दिया। अब डेफिनेटली जो सेल कर दिया वो हमारे पास कैसे होगा फिजिकली? आई होप दैट पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। बट दूसरा सवाल अभी भी पूछना बाकी है। क्या यही 12,900 का स्टॉक क्या 31 मार्च को आपके पास गोडाउन में फिजिकली होना चाहिए? सर डेफिनेटली यस, क्योंकि इसको मैंने बेचा 31 मार्च से लेकर 9 अप्रैल के बीच में है, तो 31 मार्च को तो ये फिजिकली मेरे पास ही होगा। तो यहां पर फ्रेंड्स आंसर आ जाएगा यस, इसमें तो होना चाहिए, इसमें तो होना चाहिए। अब देखिए, क्या ऊपर 2,50,000 के अंदर ये है ना, बट जो मुझे कैलकुलेट करना है 31 मार्च का फिजिकल स्टॉक, क्या उसमें होना चाहिए? यस। तो आप क्या करोगे? ऊपर भले ना हो बट नीचे ये स्टॉक होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू डू प्लस। इसलिए हमने फ्रेंड्स प्लस किया। इतना याद रखिए, अगर आप कहीं पर भी रुक जाते हो तो ये चीज काम में आएगी। प्लस कब होगा? जब ऊपर नो हो बट नीचे यस हो तो प्लस। माइनस कब होगा? जब ऊपर यस हो बट नीचे नो हो तो माइनस। ये कॉन्सेप्ट है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने मिलेंगे जहां पर ऊपर यानी कि स्टेप नंबर 1 में भी यस आएगा और नीचे यानी कि स्टेप नंबर 2 में भी यस आएगा। सर तब क्या करें? कुछ भी नहीं करोगे, तब आप उस पॉइंट को इग्नोर करोगे। क्यों, कैसे, वो हम जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे भी पॉइंट आ सकते हैं जब स्टेप नंबर 1 में नो आए और स्टेप नंबर 2 में भी नो आए। तो सर ऊपर भी नो नीचे भी नो आए तो क्या करेंगे? तो उसको भी हम टोटली इग्नोर करेंगे। तो देयर विल बी 4 पॉसिबिलिटीज। जब आप ऐसे 2 क्वेश्चन पूछोगे तो 4 पॉसिबिलिटी है। ऊपर नो नीचे यस तो प्लस, ऊपर यस नीचे नो तो माइनस, यस यस कुछ भी नहीं, नो नो कुछ भी नहीं। आई होप दैट पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसी में नेक्स्ट पॉइंट, परचेजेस बिटवीन 31 मार्च एंड 9 अप्रैल एज पर परचेज बुक। परचेज बुक के मुताबिक कितना परचेज किया? 1200। अब परचेज बुक में जो परचेज रिकॉर्ड करते हैं वो किसके मुताबिक रिकॉर्ड करते हैं? इनवॉइस, बिल। वो तो आपको ऊपर भी बोला था इस पैराग्राफ में कि परचेज बुक में हम रिकॉर्ड कब करेंगे? वंस द इनवॉइस आर रिसीव्ड, ऐसा क्लियरली बोला था आगे। तो परचेज हमने किया है 1200 का इन 9 दिनों के बीच में। आउट ऑफ दिस गुड्स अमाउंटिंग टू 500 वेर नॉट रिसीव्ड। 500 का गुड्स तो अभी तक मिला ही नहीं है। तो आपको मिला कितने का गुड्स? सर 700 का ही गुड्स मिला हुआ है। क्या करोगे आप? क्या करोगे? थोड़ा सोच के बताना, गप्पे मत मारना। कुछ लोग तो देखे बिना बोल देंगे सर 1200 में से 500 माइनस कर दो, 700 देख लो सर। अब पहले तो मैं शॉर्टकट से जाना चाहूंगा, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊं। अच्छा, कैन आई से दिस इज अ पॉइंट ऑफ परचेज? यस सर, ये परचेज वाला पॉइंट है। कैन आई से वी हैव टू गो रिवर्स? यस सर, यहां पर रिवर्स जाना है। स्ट्रेट प्रोसेस में परचेज क्या होता है? प्लस, तो रिवर्स में परचेज क्या होगा? माइनस। चलो शॉर्टकट से इतना तो पता चल गया कि रिवर्स में परचेज होगा माइनस। बट फ्रेंड्स शॉर्टकट से आप इतना ही पता कर सकते हो कि परचेज प्लस होगा या माइनस। चलो मैंने पता कर लिया शॉर्टकट से परचेज माइनस होगा, बट अभी भी एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा हुआ है कि परचेज माइनस तो होगा बट कितने अमाउंट से माइनस होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही सही अमाउंट लिख पाओगे, अदरवाइज यहां पर बेटा शॉर्टकट आपको गलत फ्रेमी में डाल सकता है, एक गलत आंसर की ओर आपको लेके जा सकता है। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। तो सिर्फ शॉर्टकट के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू। तो फ्रेंड्स अब परचेजेस की बारी है। माइनस ही करना है बट कितना माइनस करना है वो पता नहीं है। अब जब कभी भी अटक जाओ, मैंने पहले ही बोला, तो डेफिनेटली आपको कौन सी चीज हेल्प करेगी? ब्रह्मास्त्र। एक सवाल ऊपर एक सवाल नीचे, स्टेप नंबर 1 में एक सवाल, स्टेप नंबर 2 में एक सवाल। डेफिनेटली आपको ये चीज बहुत बड़ा हेल्प देगी।
शॉर्टकट आपको यहां पर तो लेके आएगा, शॉर्टकट आपको यहां तक का हेल्प देगा, कहां तक का कि रिवर्स जाना है तो रिवर्स में परचेज होगा माइनस। चलो यहां तक की चीज क्लियर है कि परचेज 100% माइनस ही होगा, ये तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि परचेज माइनस ही होगा, बट द क्वेश्चन इज कितना माइनस होगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, एक सवाल ऊपर एक सवाल नीचे। कितने का परचेज किया टोटल? 1200 का। कब किया? 31 मार्च से 9 अप्रैल के बीच। यस और नो? यस सर। बट उसमें से अभी भी कितने गुड्स का डिलीवरी नहीं मिला? 500 रुपए के गुड्स का डिलीवरी तो अभी भी मिला नहीं है। अब पहले मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाला सवाल पूछूं। अगर आप 31 मार्च से लेके 9 अप्रैल के बीच में अगर स्टॉक परचेस करते हो तो कहना इसे वो स्टॉक 9 अप्रैल के दिन आपके पास होगा? यस सर, डेफिनेटली वो 9 अप्रैल के दिन मेरे पास होगा। तो ये जो स्टॉक है फ्रेंड्स, ऊपर जो आपने स्टेप नंबर 1 में लिखा है, वो कौन सी डेट का स्टॉक है? वो 9 अप्रैल का ही स्टॉक है। तो कहना इसे आपने 31 मार्च से लेकर 9 अप्रैल में जो परचेस किया होगा वो 9 अप्रैल वाले स्टॉक में होगा। यस सर, वो 9 अप्रैल वाले स्टॉक में डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। बट फ्रेंड्स यहां पर एक क्वेश्चन आप अपने आप से अगर एक्स्ट्रा पूछ लो ना, एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन, तो डाउट्स आने का कोई चांसेस ही नहीं है। कौन सा पता है? एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कौन सा पता है? शांति से सुनना। 31 मार्च से लेकर 9 अप्रैल में मैंने जो स्टॉक खरीदा उन 9 दिनों के बीच में, कहना इसे वो 9 अप्रैल को मेरे स्टॉक में पड़ा होगा? यस सर। बट एक सवाल और पूछ लो कि 9 अप्रैल को अगर वो आपके स्टॉक में पड़ा होगा तो वो कितना पड़ा होगा? स्टॉक में कितना पड़ा होगा? आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। तो मुझे एक एक्स्ट्रा सवाल पूछना है कि स्टॉक में पड़ा होगा तो स्टॉक में कितना पड़ा होगा? कितना होगा? स्टॉक में होगा तो कितना होगा? आप बोलते हो कि 31 मार्च से लेके 9 अप्रैल में अगर मैं कोई परचेस करूंगा तो वो डेफिनेटली 9 अप्रैल को मेरे पास होगा। मैं भी बराबर हूं, आप भी बराबर हो। यस, डेफिनेटली वो 9 अप्रैल को हमारे पास ही होगा, यानी 9 अप्रैल वाले स्टॉक में वो होगा ही होगा। यस और नो? यस सर। बट दूसरा सवाल मैं ये पूछ रहा हूं कि 9 अप्रैल के स्टॉक में वो कितना होगा, यानी 2.5 लाख के अंदर 2.5 लाख के अंदर कितना अमाउंट होगा? बताइए मुझे। कुछ लोग बोलेंगे सर 1200, कुछ लोग बोलेंगे सर 700। दिमाग लगाओ, ये कौन सा स्टॉक है? फिजिकल स्टॉक। ये हम सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं लिखते हैं, यही सब चीजें मेन है। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि स्टेप नंबर 1 में एग्जैक्टली जो दिया हो वही लिखना है, और स्टेप नंबर 2 में जो एग्जैक्टली ढूंढना वही लिखना है, तो ही फ्रेंड्स आप ब्रह्मास्त्र सही से छोड़ पाओगे। 31 मार्च से लेकर 9 अप्रैल में मैंने जो स्टॉक खरीदा, डेफिनेटली वो 9 अप्रैल को हमारे पास हमारे स्टॉक में होगा, बट हमारे स्टॉक में कितना होगा? अब ये कौन सा स्टॉक है? ये फिजिकल स्टॉक है। अब कहना है 500 रुपए का स्टॉक तो आपको मिला ही नहीं है, आपने रिसीव ही नहीं किया, तो 1200 में से 500 का तो मिला ही नहीं है, तो आपके पास पड़ा कितना होगा? 700। यस सर। तो ये 2.5 लाख के अंदर कितने रुपए का स्टॉक इंक्लूडेड होगा? 700 रुपए का। आई होप दैट पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। बट क्या यही स्टॉक 31 मार्च को मेरे पास फिजिकली होगा? 31 मार्च को फिजिकली होगा? नो सर, ये तो परचेज ही हो रहा है 31 मार्च के बाद। ये सारा परचेज कौन सा है? 31 मार्च के बाद से लेकर 9 अप्रैल के बीच वाला। तो 31 मार्च को तो इसमें से फूटी कौड़ी भी नहीं होनी चाहिए, तो इसमें तो 1 रुपए का भी स्टॉक होना नहीं चाहिए। आई होप दैट पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। तो इसमें तो 1 रुपए का भी स्टॉक नहीं होना चाहिए, 0। तो 2.5 लाख के अंदर 700 रुपए इंक्लूडेड है, बट 31 मार्च को कितना होना चाहिए? 0 इसमें इंक्लूडेड होना चाहिए, क्योंकि ये परचेज ही 31 मार्च के बाद वाला है। तो क्या करो, ऊपर 700 बट नीचे 0 आप लाना चाहते हो तो क्या करोगे? यू विल डिडक्ट 700 रुपीज। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर फ्रेंड्स। इसमें थॉट प्रोसेस बहुत चाहिए, एक गप्पेबाजी वाला काम नहीं, इसमें थॉट प्रोसेस चाहिए। अगर आप इसमें शॉर्टकट ढूंढते रहोगे तो डेफिनेटली आपको यहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा। तो जस्ट डू नॉट फाइंड आउट शॉर्टकट, रादर क्लियर द कॉन्सेप्ट्स। अब फ्रेंड्स लास्ट पॉइंट इसमें बचा हुआ है, मैं डिस्कस कर लूं, इसके बाद एक क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। यस फ्रेंड्स, ये रहा, आप भी समझ लीजिए। गुड्स इनवॉइस्ड, इनवॉइस मतलब बिल बनाना। गुड्स इनवॉइस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2016, मार्च महीने में इस गुड्स का बिल बन चुका है, बट द गुड्स रिसीव्ड ओनली ऑन 4 अप्रैल। बोलो, इस गुड्स का बिल कब बना? मार्च में, बट वो गुड्स आपको रिसीव यानी फिजिकली आपको कब मिले? फिजिकली मुझे मिले 4 अप्रैल को। कितने का?
तो 1000 रुपीज का ये परचेज है। ये परचेज मैंने कब किया? मार्च में। इनवॉइस कब बना? मार्च में। तो बुक्स में भी रिकॉर्ड कब हो गया होगा? मार्च में। बट बुक्स को मारो गोली, मुझे यहां पर जो ढूंढना है और मुझे जो यहां पर दिया है मुझे उनके ऊपर फोकस करना है। शांति से सुनना। 1000 का स्टॉक जो आपने परचेस तो कर लिया मार्च में, इनवॉइस भी मिल गया मार्च में, बट उसकी डिलीवरी आपको कब मिली? 4 अप्रैल। पहला सवाल, 4 अप्रैल को आपको ये फिजिकली मिले तो क्या ये 9 अप्रैल को मेरे पास फिजिकली होंगे? यस सर, 4 अप्रैल को फिजिकली मिल गए हैं, तो 9 अप्रैल को ये फिजिकली आप ही के पास होंगे। तो यस सर, 9 अप्रैल को जो फिजिकल स्टॉक दिया है हमें ये 2.5 लाख, उसके अंदर ये 1000 वाला स्टॉक होगा, इसके अंदर 1000 से होगा। यस और नो? यस सर। अब दूसरा सवाल नीचे पूछिए, मुझे कौन सा स्टॉक ढूंढना है? एग्जैक्टली याद रखना फ्रेंड्स, मुझे ढूंढना है फिजिकल स्टॉक ही, क्योंकि क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है। कौन सी डेट का? 31 मार्च का। क्या 31 मार्च को ये 1000 का स्टॉक फिजिकली आपके पास होगा? सर कैसे हो सकता है, मिला ही 4 अप्रैल को है। इसीलिए तो फ्रेंड्स आपको ये सब चीजें जानना जरूरी है। 31 मार्च को फूटी कौड़ी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मिला ही 4 अप्रैल को फिजिकली है। तो 1000 से 2.5 लाख के अंदर इंक्लूडेड है, 1000 से वो 2.5 लाख के अंदर इंक्लूडेड है, बट 31 मार्च को फिजिकली फूटी कौड़ी भी नहीं होनी चाहिए। तो क्या करोगे? 1000 माइनस कर देंगे। यहां पर कुछ भी रिमार्क्स आप लिख सकते हो शॉर्ट में अपने हिसाब से। तो गुड्स इनवॉइस्ड इन मार्च, गुड्स इनवॉइस्ड इन मार्च but received on 4th April 2016। तो इसी के साथ फ्रेंड्स ये क्वेश्चन यहां पर एंड हुआ। नाउ यूजर कैलकुलेटर 2,50,000 रुपीज, देन प्लस 12,900 minus 700 and minus 1,000. So your final answer will be 261,200. आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अच्छे से एक बार आप भी समझ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, उसी के बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।